जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतर तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपके बीच में लेके आया हूं। बार बार समय समय पर आप लोगों के लिए मैं जरूर ये जितने भी आपके समसामयिक के मुद्दे होते हैं जो आपको जानना जरूरी है वो मैं आपके बीच में लेके आता हूं और आपको समझाने बताने के प्रयास जरूर करता हूं और आपको अच्छा भी लगता है, समझ में भी आता है और चीजें की क्लियरिटी और ज्यादा हो जाती है। आप लोगों को कुछ कमी लगे तो जरूर ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आज मैं जो इशू लेके आया हूं आपके बीच में, आप लोगों के जरूर ये पता होगा कि पिछले कुछ समय में जो धारा 124A है, जिसको राजद्रोह की धारा 124 है, तो उस धारा के दुरुपयोग को लेके अलग अलग आपके संगठन, विपक्षी पार्टियों से लेके सभी लोग इस बात को लेके बोल रहे थे कि भाई ये जो कानून था ये अंग्रेजों के समय का कानून है। उस समय भारत के जो लोग होते थे और वो भी महत्वपूर्ण नेता, जैसे बाल गंगाधर तिलक की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, उनको चुप कराने के लिए, उनके मुंह को बंद करने के लिए और उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार के कानून आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा इंप्लीमेंट किए गए थे। लेकिन अभी भी वो कानून इंप्लीमेंट है, अभी भी वो कानून है और उस कानून का दुरुपयोग आपका होते जा रहा है। अब ये बात मैं नहीं बोला हूं, ये बात आपकी सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि भाई ये सही नहीं है। ये जो धारा 124 है उसका दुरुपयोग जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके ऊपर सरकार को सोचनी पड़ेगी। अब सबसे पहले एज इट जो आपका स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का इस धारा 124A को लेके, उस स्टेटमेंट को मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, उस स्टेटमेंट को मैं बताना चाहता हूं। स्टेटमेंट क्या है कि जो इसको लेके इसके इस 124A के ऊपर जो आपकी सुनवाई को लेके जो पीठ है, उस पीठ ने बोला कि अगर पुलिस किसी को फंसाना चाहती है तो धारा 124A भी लगा देती है। अरे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप लगा दीजिए, कोर्ट में मामला लंबित रहेगा, लंबे समय तक आपका चलेगा, उसका जब फैसला आएगा तब नहीं ये डिसीजन लिया जाएगा कि आप सही थे कि गलत थे। लेकिन आपको मान लीजिए कि पुलिस फंसाना चाहते, आपके ऊपर 124A धारा लगा दी, तो ये पहले स्टेटमेंट एक बार हम पूरा पढ़ना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है उसने कहा कि अगर पुलिस किसी को फंसाना चाहती है तो धारा 124A भी लगा देती है। जिस पर भी यह धारा लगती है वह डर जाता है। अब मैं यह भी बताऊंगा कि क्यों डर जाता है, क्योंकि इसके अंदर किस प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है, इसके भी मैं चर्चा करूंगा। तो व्यक्ति डर जाता है। इन मुद्दों पर विचार किए जाने की जरूरत है। यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इस मुद्दे पर विचार किए जाने की जरूरत है। जो ये पीठ है वो पीठ इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारी चिंता कानून के दुरुपयोग, मिसयूज को लेके और आपकी कार्यपालिका की कोई जवाबदारी न होने को लेके है। यानी कानून का दुरुपयोग हो रहा है और कार्यपालिका को कोई मतलब नहीं है, इसको लेके हमारी चिंता है। पीठ ने कहा है कि वह सभी मामलों को एक साथ, यानी जो भी इस तरीके के इससे संबंधित जो मामले होंगे, जो इशू होंगे, उस सबको एक साथ संलग्न करके इसके ऊपर हम क्या करेंगे भाई, सुनवाई करेंगे। अब देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट की चिंता की बात क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आईपीसी की धारा 124A है जो राजद्रोह से संबंधित है कि दुरुपयोग और इस पर कार्यपालिका की जवाबदारी न होने पर चिंता जताते हुए सीधे तौर पे उसने केंद्र सरकार से सवाल किया। क्या बोला कि क्या आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की जरूरत है? क्योंकि यह कानून ब्रिटिशर्स के समय में, ब्रिटिश पीरियड में आपको इंप्लीमेंट किया गया था, बनाया गया था। तो आप भारत आजाद हो गया और 75 साल होने वाले आजादी की, उसके बाद भी इस प्रकार की कानून की जरूरत है। ये पीठ ने स्पष्ट रूप से सवाल आपके किससे किया है, केंद्र सरकार से किया है। आपने बोला कि सही बात है भैया, पहले हम पूरे मुद्दे को समझ लेते हैं, उसके बाद ये भी समझेंगे कि आखिर में कानून क्या है। कोर्ट ने कहा है, देखो भाई, जैसे 124A का आपका बात आता है, चूंकि अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड है तो मैं आपको बता रहा हूं, हिस्ट्री पॉलिटी दोनों मिक्सअप है। तो कोर्ट ने आपके कहा है कि इस कानून को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और बार बार उठाए जा रहे हैं। बार बार लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार और जो पुलिस है वो पक्षपात करके
किसी भी व्यक्ति विशेष को जब वो अपनी बात और अपने अधिकार की बात करता है या सरकार की मुखालफत करता है तो उसके ऊपर इस प्रकार के कानून लगा दिए जाते हैं। और कभी कभी बहुत सारे केसेस में ये जिन व्यक्तियों के ऊपर ये आपके लगाए गए हैं सेडिशन, वो सारे के सारे आपके क्या हो गए, उससे बरी हो गए हैं। तो यहां पे बोले सरकार के ऊपर सीधे तौर पे कानून को लेकर सवाल उठाया। ये कानून, इन्होंने बोला कि कानून अंग्रेजों के समय का है और वे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए, आपको याद है कि महात्मा गांधी के ऊपर यह कानून लगा था, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर यह कानून लगा था। तो अंग्रेज उस समय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, एबॉलिश करने के लिए, इस स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए इसका क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो आप किसको दबाना चाहते हैं? अब तो भारत स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र भारत में आजादी के इस 75 साल के बाद भी इस कानून की जरूरत क्यों है, इसके बारे में आपको सोचना। उन्होंने महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए इसका प्रयोग किया। उन्होंने मतलब अंग्रेजों ने प्रयोग किया। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को बोले कि भाई ये तो उस समय आपके सेक्शन 124A का प्रयोग किया जाता था, अब इसकी जरूरत क्या है? आपने बोले कि सही बात है, सुप्रीम कोर्ट तो सीधे तौर पे सही बात बोले। अगर मान लो कि इसी प्रकार का अगर डर रहेगा तो आप अगर किसी के लिए आवाज उठाना चाहते हो तो आपको तो हमेशा डर रहेगा कि नहीं यार मैं किसी के भी खिलाफ आवाज उठाऊंगा तो लोग हमारे ऊपर, सरकार, पुलिस हमारे ऊपर 124A के अंतर्गत लगा देगी। और ये धारा इतना ज्यादा प्रभावी है कि इसके अंतर्गत उम्र कैद तक सजा आपको हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा इसके प्रोविजन। तो अब यहां पे बात है कि आजादी के बाद इतने साल, आजादी के इतने साल बाद भी आखिर में इसकी जरूरत क्यों है? और आपको पता है कि जो वर्तमान की जो सरकार है, वो सरकार बहुत सारे कानूनों को निरस्त करके, जिस भी कानून की आपकी जरूरत नहीं उस कानून को निरस्त कर रही है, उसको खत्म कर रही है, उसको आसान बनाने का काम कर रही है। तो कोर्ट ने यही बोला है कि सरकार ने बहुत से पुराने कानून को रद्द किए हैं, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये सेडिशन केस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसका बहुत दुरुपयोग होता है। ये कानून लोगों और संस्थाओं के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। कोई भी लोग बोलने से पहले, बहुत सारे लोग सामने देखेंगे अत्याचार लेकिन डर के बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस अत्याचार में अगर सरकार और पुलिस का अगर सहयोग है, अगर मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा तो उसके द्वारा हमारे ऊपर 124A का धारा लगा दिया जाएगा। और एक बार जब मैं इसमें ट्रैप में फंस जाऊंगा तो फिर हमें अपने आप को निर्दोष प्रूफ करने में 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि हमारी अदालती जो प्रक्रिया हो इतनी ज्यादा लंबी और इतनी ज्यादा जटिल है। आपने बोला कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर विचार करने का मन बनाते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है, बोला कि हम इस कानून के ऊपर विचार करना चाहते हैं और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन यह बात अलग है कि एक तय तिथि आपकी निर्धारित नहीं करी गई कि कब तक सरकार को आपको इसका जवाब देना है, और यह तिथि निर्धारित नहीं करी गई है, लेकिन नोटिस जारी कर दिया गया है। सीधे तौर पे कोर्ट इस बार है तैयार कि मैं इसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि ठीक है भैया, ये तो कोर्ट की अपनी पक्ष होगी, अदालत की अपनी पक्ष हुई, अलग अलग मसलों के ऊपर सुनने के बाद। लेकिन अगर हम सरकार के पक्ष की बात करें तो सरकार का पक्ष अटॉर्नी जनरल, तो जब के वेणुगोपाल की बात करती है तो के वेणुगोपाल ने क्या कहा है कि कानून रद्द करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि सरकार के पक्ष को रख रहे हैं, वो बोले कि कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इसमें दिशा निर्देश को सख्त कर देते हैं, कड़ा कर देते हैं। और अगर हम इस दिशा निर्देश को सख्त कर देते हैं तो उससे भी हम उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। पीठ ने कहा है कि एक गुट दूसरे गुट के लोगों को फंसाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर सकता है, यह लोगों के लिए खतरा है। आप बोल रहे हो कि ठीक है भाई, हम क्या कर देंगे, सख्त दिशा निर्देश कर देंगे, लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि एक गुट जो दूसरे को पसंद नहीं करता, वो उसको फंसाने के लिए इस कानून का अपना प्रयोग कर सकता है। तो पीठ ने कहा और याचिका को प्रमाणिक और याचिकाकर्ता को वास्तविक बताते हुए कहा कि उसने अपना पूरा जीवन, क्योंकि ये जो याचिका थी एक आपकी मेजर की याचिका थी, उन्होंने बोला कि अपना पूरा जीवन जो है देश की सेवा में समर्पित किया है। हम ये नहीं कह सकते कि यह प्रेरित अर्जी है, यानी सरकार और सरकार के तरफ से जो आपके प्रस्तुत जो आपके अटॉर्नी जनरल है, उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि ये प्रेरित अर्जी है। इनको पुश किया गया कि आप इस प्रकार की अर्जी को पुश कीजिए, मतलब लाइए सदन, उसके कोर्ट के सामने आप रखिए। लेकिन अदालत की पीठ ने सीधे तौर पे बोल दिया कि हम ये विश्वास नहीं करते कि प्रेरित अर्जी है, क्योंकि इस शख्स ने जो सेना में इतने बड़े अधिकारी, इतने बड़े पद पे है, अगर उन्होंने इस याचिका को किया है
तो इसका मतलब है कि ये इनको कोई भी जबरदस्ती नहीं करा सकता। इसको हम सीरियस ले रहे हैं, इसके ऊपर हम विचार करेंगे और आपको नोटिस हम जारी कर रहे हैं, इसके ऊपर हम विचार करना चाहते हैं। इस कानून की अभी भी क्या जरूरत है भारत में। आपने बोला कि सही बात है भैया। अब यहां पे देखो भाई, एक स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा मतलब वो ऐसा स्टेटमेंट है जिसको सुनिए आप लोग पता चलेगा। कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए तीखी टिप्पणियां चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने राजद्रोह कानून सेडिशन केस पे लॉ पे आपके सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने कही। क्या बोला? जस्टिस रमन्ना ने कहा कि अगर इतिहास देखा जाए तो इस कानून में दोषी साबित होने की दर बहुत ही कम है। सही बात है, बहुत ही कम है इस केस के अंतर्गत, लेकिन इसका प्रयोग ऐसे हो रहा है जैसे किसी बढ़ई को लकड़ी का टुकड़ा काटने के लिए आरी दी जाए और वह पूरा का पूरा जंगल काट डाले। इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए, इस वाले स्टेटमेंट कि जैसे किसी बढ़ई को लकड़ी का टुकड़ा काटने के लिए आरी दिया जाता है कि आपको एक लकड़ी का टुकड़ा काटना है, लेकिन उस बढ़ई ने उसका फायदा उठाते हुए पूरे के पूरे जंगल को ही काट डाला। ये जस्टिस रमन्ना का स्टेटमेंट है। इसको गंभीरता से लेनी पड़ेगी सरकार को कि इस तरीके की जो मिसयूज है, जो दुरुपयोग है इस कानून का, और इस कानून की प्रासंगिकता है ही नहीं वर्तमान समय में। कोर्ट भी बोल रहा है इस बात को और समय समय पर अलग अलग संगठन, अलग अलग आपकी पार्टियां इस बात को भी उठाते रही। लेकिन वही आरोप प्रत्यारोप, एक तरफ जो विपक्षी पार्टी कोर्ट की अदालत के फैसले को आपको और उसके स्टेटमेंट को स्वागत कर रही, तो दूसरी तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष की पार्टी विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रही कि जब तक आपकी सरकार थी तो आपने इसको खत्म क्यों नहीं किया। अरे यार, किसी ना किसी को तो खत्म करना पड़ेगा। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में तो ये खत्म ही नहीं हो सकता है और ये इस तरीके से पूरे के पूरे जंगल को काट डालेगा। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो आईटी एक्ट की धारा 66A है उसका उदाहरण देते हुए इन्होंने बोला कि कोर्ट ने कहा कि उस कानून के रद्द होने के बाद भी उसमें हजारों केस आपके दर्ज हुए हैं। तो बोला कि सही बात नहीं भाई, यानी आपने बढ़ई को आड़ी दिया और उसने पूरे के पूरे लकड़ी के टुकड़े को काटने के बजाय पूरे जंगल को काटने पे आपका वो हो गया है। अब एक एक करके समझिए। आप लोगों को पता होगा कि राजद्रोह सेडिशन केस जो था, लोगों को सबसे ज्यादा कब पता चला? जब जेएनयू के आपके पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पे केस आपके लगाया गया था, कफिल पे लगाया गया, अलग अलग आपके लोगों के ऊपर ये केस लगाया गया। तो अगर हम बात करें कि राजद्रोह 124A आपका क्या है, ये धारा क्या है, तो ये जो आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह क्या है? एक अपराध है। ये क्या है? क्राइम है। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि धारा 124 से आईपीसी का क्या है? तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A के अनुसार राजद्रोह एक प्रकार का अपराध है। इस कानून में राजद्रोह के अंतर्गत भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, सरकार के प्रति लिखित यानी शब्दों के द्वारा या सिंबॉलिक संकेतों के द्वारा या आपके पेंटिंग चित्रकारी दृश्य रूप में अगर आप हैटर्ड या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने के प्रयत्न को शामिल किया जाता है, तो किसके ऊपर आपकी 124 से लग सकता है? जो भी आपकी जो सरकार के प्रति, जो कानून के द्वारा स्थापित सरकार है उसके प्रति अगर आप अपने मौखिक रूप में, लिखित रूप में, सांकेतिक रूप में, दृश्य के रूप में अब किसी भी तरीके की घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने के प्रयत्न आप करते हैं तो आपके ऊपर इस आईपीसी की धारा 124 से आपके लगाया जा सकता है। विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल होती है। हालांकि इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किए बिना ही की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। आपने बोला कि भाई ऐसे तो भाई किसी भी चीज को, संकेत को, मान लो कि मैंने आंख मारा, सरकार सोच लेगा कि आपके ऊपर ही आंख मारा, उसने केस कर दिया आपके ऊपर, 124 से लगा दिया। अब आपके अंदर को क्वेश्चन होगा कि चलो भाई मान लो कि भैया जिसके ऊपर 124 के अंतर्गत राजद्रोह का केस लग गया, अब क्या होगा? तो राजद्रोह जो है बेटा वो गैर जमानती अपराध है, इसमें जमानत नहीं मिलता है। राजद्रोह के अपराध में 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने से रोका जा सकता है। आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना
रहना होगा, साथ ही आवश्यकता पड़ने पे उससे अदालत में भी पेश होना जरूरी है। तो देख लिया ना किस तरीके का आपका वो बात है, यानी इसमें दंड की किस तरीके की सजा है। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इस राजद्रोह कानून की बात करते हैं तो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था। उस समय विधि निर्माताओं का यह मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही केवल अस्तित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि गलत राय सरकार और राजशाही दोनों के लिए नकारात्मक प्रभाव साबित हो सकता है। भारत में बात करें तो मूल रूप से 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस मैकाले के द्वारा तैयार किया गया। 1860 में भारतीय दंड संहिता लागू करने के दौरान इस कानून को आईपीसी में शामिल नहीं किया गया। सर जेम्स स्टीफन को वर्ष 1870 में स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों का दमन करने के लिए एक विशिष्ट कानूनों की आवश्यकता महसूस हुई और इसी के चलते 124 को भारतीय दंड संहिता में 1870 के अंतर्गत आईपीसी में शामिल कर लिया गया। तो समझ गए ना आप लोग, इस तरीके से आपको समझने की जरूरत है। तो उस समय भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान आपके उसको दबाने के लिए काम किया गया था। तो हमें लगता है कि आज आप लोगों को ये बात पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।